महादेवी वर्मा जी अपने बचपन को याद करते हुए बोलती हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है बचपन की यादें याद करने पर। कभी कभी लगता है जैसे सपने में ही सब देखा होगा। परिस्थितियां बड़े होकर बहुत बदल जाती है ना। और अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। मतलब उनके परिवार में 200 साल तक कोई लड़की हुई ही नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परधाम भेज देते थे। परधाम भेजना मतलब लड़की पैदा होते ही पहले मरवा दिया जाता था। तो उनके परिवार में कोई लड़की थी ही नहीं 200 साल तक। फिर मेरे पापा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। बस उनके प्रताप से मैं पैदा हुई। चूंकि मैं बहुत सालों बाद अपने परिवार में पैदा हुई थी तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब सहन नहीं करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे और पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई भी वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से जब आई तब वे अपने साथ हिंदी लेकर आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। तो पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको तो हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी मैंने। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू और फारसी सीख लूँ। उर्दू और फारसी एक लैंग्वेज है, एक अलग तरह की भाषा है, सीख लूँ। लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जाकर छिप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत मिशन स्कूल में रख दिया गया मुझे। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना भी दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना ही बंद कर दिया मैंने। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में, छात्रावास मतलब हॉस्टल, और उस समय का गर्ल्स हॉस्टल की बात हो रही है। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4-4 छात्राएं रहती थी। मतलब एक कमरे में 4 लड़कियां रहती थी। उनमें पहले ही जो मेरी साथी बनी वो थी सुभद्रा कुमारी जी। वो 7वें दर्जे में थी और वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। मतलब वो 2 साल मुझसे बड़ी थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई। तुक मिलाने का मतलब होता है राइमिंग वर्ड्स, आखिरी के शब्द या अक्षर को मिलाना, तो वो तुक मिलाना। तो मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ मेरी लिखती थी, वो पद भी गाती थी और मीरा के पद तो विशेष रूप से गाती थी। और हर सवेरे बस सुबह सुबह यही सुना जाता था। और प्रभाती भी गाती थी। प्रभाती मतलब सुबह के टाइम जो भजन गाए जाते हैं। शाम को मीरा का कोई पद जरूर गाती थी। बस यही सब सुन सुनकर मैंने भाषा में लिखना आरंभ कर दिया, ब्रिज भाषा जिसमें मीरा जी लिखती थी। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में भी लिखती हैं। वैसे मैं भी लिखने लगी
लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थीं, मतलब उनका काफी नाम था। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा, नहीं 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 सुभद्रा जी, मैं नहीं। पर अंत में तो उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ले ली और बहुत सारा उनको चीजें मिली, कविताएं मिली। बस तब क्या था, तब तो जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने एक हाथ मेरे हाथ में पकड़ा और कागज लिया दूसरे हाथ में और मुझको पकड़ के पूरे हॉस्टल में घुमाया और चिल्लाती रही, देखो 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 ये कविता लिखती है, देखो ये कविता लिखती है। फिर क्या था, फिर हम दोनों की खूब मित्रता हो गई, हम लोग खूब अच्छे दोस्त हो गए। क्रॉसफेट में एक पेड़ की डाल थोड़ी नीचे थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे और जब सारी लड़कियां खेलती थी ना, तब हम लोग तुक मिलाते थे, मतलब राइमिंग वर्ड्स हमने आपको बताया, तुक मिला मिला के कविताएं बनाते थे। और उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण नाम से, उसी में हम लोग भेज देते थे और हम लोग की ये जो तुकबंदी वाली कविता है ना, वो छप भी जाती थी उसमें। फिर यहाँ पे कवि सम्मेलन भी होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे और उस समय हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा था, मतलब हिंदी को खूब आगे बढ़ाया जा रहा था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। मतलब जितनी भी स्वतंत्रता को लेके चीज़ें, काम बांटे जाते थे या गणना होती थी या जो भी काम होते थे, वो सारे आनंद भवन में होते थे। मतलब वो एक केंद्र हो गया जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार प्रसार चलता था, कवि सम्मेलन भी होते थे। तो क्रॉस्ड वेज से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम भी कविता सुनाते थे। और आपको पता है, कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, तो कभी श्रीधर पाठक अध्यक्ष होते थे, तो कभी रत्नाकर जी होते थे। ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं जिनके नाम मैं ले रही हूँ। कब हमारा नाम पुकारा जाएगा, बस इसी बेचैनी से मैं सुनते रहते थे कि बाप रे मेरा नाम आएगा कि नहीं, मुझे पुरस्कार मिलेगा कि नहीं। पर आपको पता है, मुझको प्रायः ही प्रथम पुरस्कार मिलता था और 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें हमको। चलिए, एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता सुनाने पर मुझे एक चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, खूब सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी मेरे साथ। सुभद्रा जी प्रायः ही नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला मुझे। सुभद्रा जी ने कहा, हाँ ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाकर और इसमें डालकर मुझे खिलाओ, इस कटोरे में डालकर। उस दिन आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। मतलब जो बच्चों को उस समय जेब खर्च मिलता था, पॉकेट मनी, उससे एक एक दो दो आना विदेश के लिए भी बचाते थे। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन भी जब बापू के पास मैं गई तो उनको अपना कटोरा भी दिखाने ले गई। और मैंने दिखाकर कहा, बापू देखिए, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। तो बापू कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी तरफ बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू क्या देती है मुझे इसे, मैं ले लूं? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया कटोरा और वापस आ गई। दुख तो ये हुआ कि कटोरा लेकर यदि बापू कहते, अच्छा कविता कौन सी थी वो सुना दो, तो उन्हें कविता भी नहीं सुनी और कटोरा भी ले लिया। खैर, लौट कर
अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल की कटोरी में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की ज़ेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। ज़ेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, जैसे मेरी डेस्क साफ कर देती थी, मेरी किताबें ठीक तरह से रख देती थी। इसके कारण मुझे कविता लिखने के लिए बहुत सारा समय मिल जाता था। ज़ेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, ज़ीनत बेगम। ज़ेबुन जब इकडे या टिकड़े ये, लवकर ये जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी टोके बिना नहीं रहती। बोलती वाह, देसी कौआ मराठी बोला। ज़ेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौआ मराठी बोलता। ज़ेबुन मराठी महिलाओं की तरह ही किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हैं तो मराठी ही तो बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। मतलब जो अवध की लड़कियां थी वो आपस में अवधी में बोलती थी, बुंदेलखंड की लड़कियां थी वो आपस में बुंदेली भाषा में बोलती थी। तो कोई अंतर नहीं था। और हम हिंदी पढ़ते थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक ही मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। तब मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चलता है जो आज तक चलता ही आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो बेटा। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। और हमारे जन्मदिन उनके यहाँ मनाए जाते थे और उनके यहाँ के जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थीं बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थीं। कहती थीं राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बार बार कहलाती थीं भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे राखी बांधने। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी समय मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहीं पर, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो कि वो मेरा नेक ठीक करके रखे हैं, मैं शाम को आऊंगी। गोकुला में बाजे बधैया जन्म लिए हैं कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। देवर जी मेरा नेक ठीक करके रखिए, मैं शाम को आऊंगी। और वे कपड़े लेकर शाम को आ गई। वो दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है।
मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का मतलब यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी उनके यहाँ बोली जाती थी और अपने घर में वे अवधी भी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे एक दूसरे के। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। सचमुच आज वो सपना खो गया है, शायद क्योंकि वैसे रिश्ते अब नहीं देखे जाते हैं। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती।